नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित पाठ क्या निराश हुआ जाए के प्रश्न और उसके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पाठ का सारांश। पाठ का सारांश। लेखक ने इस पाठ में बताया है कि सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, परोपकार, दया करना आज ऐसे भाव हैं जो समाज का आधार हैं। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत रहें, लेकिन इनका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। साथ ही लेखक ने इस ओर भी संकेत किया है कि जीवन में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के काम करने वाले लोग देखने को मिलते हैं, परंतु हमें अच्छे काम करने वालों को देखकर जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो ये पाठ का सार है। अब हम देखते हैं पाठ में आए कुछ नए शब्द। शब्दार्थ: मन बैठना, निराश होना, तस्करी, चोरी का व्यापार, आरोप, इल्जाम, गह्वर, गड्ढा, मनीषी, विचारक, जीविका, कमाई का साधन, निरीह, कमजोर या असहाय, लाचार, श्रमजीवी, मेहनत करने वाले, भीरू, डरपोक, भौतिक, कृत्रिम या बनावटी, दरिद्र, गरीब लोग, आध्यात्मिकता, ईश्वर की ओर या धार्मिक, दोषोद्घाटन, कमियों को दिखाना, वंचना, अभाव, निर्जन, सुनसान या जहाँ मनुष्य ना हो, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, डर के मारे घबरा जाना, कातर मुद्रा, रोनी सूरत, गिड़गिड़ाना, दया के लिए मिन्नतें मांगना। तो ये कुछ शब्दार्थ हैं पाठ से आए हुए। अब हम देखते हैं पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न अभ्यास पहला है आपके विचार से, उसमें से एक प्रश्न मैंने लिया हुआ है। प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? उत्तर: लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उसे धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आए हैं जब लोगों ने अकारण आगे बढ़कर उसकी सहायता की है और उसके निराश मन को हौसला प्रदान किया है। टिकट बाबू के द्वारा पैसे लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस और उसके बच्चों के लिए दूध लाना ऐसी ही घटनाएं हैं। इसलिए उसे विश्वास है कि समाज में ईमानदारी, मानवता, सहयोग की भावना कभी समाप्त नहीं हो सकती। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्दाफाश। तो प्रश्नोत्तर में जो है इस शीर्षक से जो है के अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए गए हैं, पर्दाफाश। उसमें से पहला प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? उत्तर: दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब जिनके दोषों को सामने लाया जाए वह क्रोधित हो जाएं और मारपीट करने लगें, या समाज के लोग उन दोषों का जीवन में पालन करने लगें, लोग उनको अपने जीवन में अपनाने लगें, तब भी दोषों को सामने लाना बुरा रूप ले सकता है कि समाज के लोग उसको फॉलो करने लगें। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। उत्तर: समाचार पत्रों तथा चैनलों के द्वारा दोषों का पर्दाफाश करने का मुख्य कारण लोगों को जागरूक करना है। रोज नई नई घटनाओं को दिखाकर हमें सचेत करने का प्रयास करते हैं। इस तरह के कार्यक्रम लोगों में साहस और शक्ति का
संचार करते हैं कि वे अन्याय का विरोध करना सीखें। अगला प्रश्न, कारण बताइए। ये भी एक शीर्षक के अंतर्गत दिए हुए हैं, तो कुछ इसमें पंक्तियाँ दी गई हैं पाठ से, उनका हमें परिणाम बताना है कि अगर ऐसा होता है तो उसका क्या परिणाम निकलेगा। तो यह है, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, चर्चा करके लिखिए। तो उदाहरण के रूप में दिया हुआ है बुक में, जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। अगर जो है यह माना जाने लगेगा समाज में कि जो ईमानदार होता है वह मूर्ख होता है, तो सभी क्या करना शुरू कर देंगे, सभी भ्रष्ट हो जाएंगे, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा समाज में, क्योंकि ईमानदार कोई रहेगा नहीं, क्योंकि ईमानदार को क्या माना जाने लगा है, मूर्ख। तो जब ईमानदार को मूर्ख मानने लगेंगे तो सभी लोग जो है बेईमान हो जाएंगे, तो करप्ट हो जाएंगे, तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। तो 3 लाइनें दी गई हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, हमें उसका परिणाम लिखना है। पहला दिया है, सच्चाई केवल भीड़ बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। सच्चाई केवल जो डरपोक हैं या जो कमज़ोर लाचार हैं उन्हीं के हिस्से में जो है वही लोग सच्चाई का पालन करते हैं। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर जो है लोग क्या होगा, अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाएंगे, तो तानाशाही मतलब सभी शक्तिशाली अपने आप को मानना शुरू करेंगे, तो समाज में एक तरह से जो है तानाशाही जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरा, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। अगर समाज में ये होने लगे कि जो जितना झूठ बोलेगा, लोगों को धोखा देगा, वह समाज में जो है तरक्की करता जाएगा, विकास करता जाएगा, धनवान होता जाएगा, तो इस तरह से क्या होगा, सभी लोग जो है भ्रष्ट हो जाएंगे, करप्ट हो जाएंगे, सभी लोग झूठ बोलना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को धोखा देना शुरू कर देंगे, तो इसका परिणाम क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। तीसरा, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। अगर हम ये देखना शुरू करें कि सभी तो जो है समाज में जितने भी लोग हैं सब में कमियां हैं, सभी लोग जो है उनमें कमियां हैं, दोष हैं, बुराई है, और गुणी कम मतलब गुणी तो ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जो अच्छा हो, जिस पर हम जो है विश्वास कर पाएँ। तो क्या होगा, अगर हम सबको बुरा ही मानने लगेंगे समाज में, अपने को छोड़ के सभी लोग हमको जितने भी लोग सामने देखते हैं सभी लोग अगर हमें बुरे दिखेंगे, तो उससे क्या होगा, हम किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे समाज में अविश्वास की भावना बढ़ जाएगी, अविश्वास बढ़ेगा। तो ये कुछ जो है परिणाम रहे। आगे हम देखते हैं, सपनों का भारत शीर्षक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे, लिखिए। उत्तर, हमारे महान विद्वानों ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें सभी एक दूसरे से प्रेम व सहयोग की भावना रखें। वे चाहते थे कि आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि भारत ही हो। उन्होंने इसे मानव महासमुद्र के रूप में देखना चाहा। लोग भौतिक वस्तुओं, भोग विलास पर अत्यधिक ध्यान न दें, आत्मचिंतन व आध्यात्मिकता को अधिक महत्व दें। लोग संयमी, सदाचारी, सरल स्वभाव के बने रहें। ऐसे भारत की कल्पना हमारे महान मनीषियों ने देखा था। अगला प्रश्न, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, इस प्रश्न के उत्तर में आप अपने मन से भी जिस तरह की भारत की कल्पना आप करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो मैं अपने मन से यहाँ पर उसका उत्तर लिख रहा हूँ, तो आप इसमें बदल भी सकते हैं, इसमें बदलाव भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसका उत्तर है, मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत विश्व में सबसे आगे हो। यहाँ पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेकारी आदि का नामो निशान ना हो। यहाँ पर सभी धर्म, संप्रदाय व जाति के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। भारत सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक उन्नति करे। मैं चाहता हूँ कि भारत अपने अतीत के गौरव को पुनः प्राप्त करे और एक बार फिर विश्व गुरु
विश्वगुरु के रूप में अपना परचम संपूर्ण विश्व में लहराए। तो इसका उत्तर ये हो सकता है। अगला प्रश्न, भाषा की बात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है समास की चर्चा की गई है। तो ये जो प्रश्न दिया गया इसमें समास की चर्चा की गई है और नीचे प्रश्न जो है जो पूछा गया वो नीचे दिया गया है। तो अभी हम जो है पहले देखेंगे इसमें क्या बातें बताई गई हैं। प्रश्न 1, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से समास बनता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे से द्वंद्व अर्थात स्पर्धा या होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। जैसे चरम और परम, चरम परम, भीर और बेबस, भीर बेबस, दिन रात, दिन रात। और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। आप यहाँ पर देखिए भीर और बेबस में ये योजक चिन्ह लगा है। कभी कभी एक साथ भी लिख दिया जाता है। जैसे पूजा पाठ, पूजा पाठ। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, बीच में जो डैश की बात हो रही थी योजक चिन्ह की, वो नहीं होता है। तो पूजा पाठ ऐसे एक साथ लिया तो उसमें भी जो है द्वंद्व समास है, पूजा और पाठ। तो ये हो गया। तो द्वंद्व समास जो है तो कुल मुख्य रूप से जो है समास के जो है वो 6 प्रकार हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो इस तरह से समास के कुल जो है 6 प्रकार हैं। तो यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में सिर्फ एक समास की चर्चा की गई है, वह है द्वंद्व समास। तो क्वेश्चन इसमें से है द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। तो अब हम देखते हैं जो है 12 उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर द्वंद्व समास के 12 उदाहरण, समस्त पद और समास विग्रह। जब और लगा देते हैं, दो शब्दों के बीच में और लगा देते हैं तो वो जो है समास विग्रह हो जाता है। और देखिए आप जो है जब और हम हटा देते हैं और उसकी जगह पर ये जो है योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं तो ये जो है समस्त पद हो जाता है। तो देखिए समस्त पद, आरोप प्रत्यारोप। पहला है आरोप प्रत्यारोप, ये हो गया आरोप और प्रत्यारोप। फल फूल, फल और फूल। काम क्रोध, काम और क्रोध। लोभ मोह, लोभ और मोह। कायदे कानून, कायदे और कानून। मारने पीटने, मारने और पीटने। गुण दोष, गुण और दोष। सुख सुविधा, सुख और सुविधा। झूठ फरेब, झूठ और फरेब। कानून धर्म, कानून और धर्म। चित्त लोक, चित्त और लोक। दया माया, दया और माया। तो इस तरह से जो है ये 12 उदाहरण हो गए आपकी पाठ्यपुस्तक से। और ऐसे तो अनेकों उदाहरण हैं, लाभ हानि, लाभ या लाभ और हानि, देश विदेश, देश और विदेश, जय पराजय, जय और पराजय, हार जीत, हार और जीत, हंसना रोना, हंसना और रोना, सुख दुख, सुख और दुख, ठीक, आना जाना, आना और जाना। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको आप जो है लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरा यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।